हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे पास आज दिया गया है, हम लोग 21 और 22 जून की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है? स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जिसके ऊपर आपको हर तरह की क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि नाबार्ड एक्सटेंड RS 270 करोड़ टू आसाम ग्रामीण बैंक, यानी कि आसाम ग्रामीण बैंक के लिए क्या है 270 करोड़ रुपीज़ जो है वो एक्सटेंड किए हैं। किसने? नाबार्ड ने। जैसा कि अपने पास दिया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो कोविड-19 चल रहा था उसके तहत देखते हुए क्या है 270 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई है। कौन से बैंक को? आसाम ग्रामीण विकास बैंक को। जिसमें अगर हम बात करें किसके लिए तो कोविड-19 पेंडेमिक को जो एक तरह से क्या है कि सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि फार्मर्स को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही क्या है किया जा रहा है। किसको बढ़ावा देने के लिए? क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जिसमें अगर की पॉइंट की हम बात करें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। RBI ने क्या किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि लिखा जैसा कि दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि RBI ने रिसेंटली, यानी कि क्या है कि 3 इंस्टीट्यूट है जिनके लिए टोटल 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यानी कि लॉन्च किए थे। कितने किए थे? 50,000 करोड़ रुपए जो है वो लॉन्च किए थे। वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक का नाम है नाबार्ड, जो अपने पास दिया गया है। ठीक है, कौन सा है? नाबार्ड। ठीक, दूसरे की बात करें तो उसका नाम है सिडबी। कौन सा है? सिडबी। ठीक, तीसरी की बात करें तो उनका नाम है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। यानी कहने का मतलब कि 3 ऐसे बैंक हैं जिनके लिए क्या है, ऐसे यानी कि इंस्टीट्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं जो यानी कि लोगों की हेल्प करते हैं या लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, NHB हाउसिंग फाइनेंस करता है, सिडबी एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, और ये जो है वो कौन सा है? नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इनके लिए 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यानी कि अनाउंस किए थे। जिसमें अगर हम बात करें तो नाबार्ड ने 50,000 करोड़ रुपए में से 25,000 करोड़ रुपए जो है वो रिसीव कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 25,000 करोड़ रुपए जो है वो रिसीव कर लिए हैं। किसके लिए? तो RRBs को रीफाइनेंस करने के लिए। किसके लिए? RRBs को रीफाइनेंस करने के लिए ये क्या है, इसने एक तरह से हम कह सकते हैं, या फिर RRB या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनको रीफाइनेंस के लिए क्या है, ये फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया है या फिर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर महत्वपूर्ण जो है वो यानी कि दिया गया है। अब बात करते हैं कि नाबार्ड द्वारा यानी कि कौन कौन से ऐसे यानी कि स्टेट हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनको यानी कि फ़ंड दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल जो फंड दिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं, नाबार्ड ने क्या किया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके लिए एग्जाम के अंदर आ सकती है, पूछी जा सकती है। कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके लिए 12,767 यानी कि 12,767 करोड़ रुपीस दिए थे कोऑपरेटिव बैंकों को। ध्यान में रखना आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पंजाब के लिए, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के लिए भी क्या है, फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया, 105 करोड़ रुपीज़ जो है वो यानी कि दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, ठीक है, जैसे रीजनल रूरल बैंक है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ स्टेट के अंदर, तो उनके अंदर भी बहुत सारा फंड जो है वो यानी कि इसके द्वारा दिया जा चुका है। किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो यानी कि चेयरमैन हैं तो उनका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, गोविंदा राजुलू चिंटाला। यहाँ लिख देता हूँ, गोविंदा राजुलू चिंटाला, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास दिया गया है, क्या आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि फॉर्मर RBI गवर्नर
उर्जित पटेल, जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ NIPFP। तो NIPFP की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, सन 2013 के अंदर उर्जित पटेल को RBI के गवर्नर बनाए गए थे। RBI के गवर्नर कब बनाए गए थे? 2013 के अंदर RBI के गवर्नर बनाए गए थे, लेकिन 2016 के अंदर इन्होंने अपना पद छोड़ दिया और उसके बाद से देखें तो RBI के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जो है वो बने हुए हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब कि ये RBI के फॉर्मर गवर्नर थे जिन्होंने हाल ही में NIPFP के क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं। ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ध्यान दीजिए ये किसकी जगह स्थान लेंगे, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि विजय लक्ष्मण यानी कि VL केलकर को क्या है कि उनकी स्थान जो है 22 जून 2020 को इन्होंने ले लिया है, जो क्या है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NIPFP। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये जो बॉडी है या फिर ये NIPFP जो है, ठीक है, ये है क्या चीज़? तो ध्यान दीजिएगा सही से। एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि उसके बाद में जैसे कि स्पॉन्सरिंग स्टेट गवर्नर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो RBI को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि RBI का जो एक पर्सन है वो इसके अंदर रहता है। 3 इकोनॉमिस्ट होते हैं। अलग अलग तरह से इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। वो हमें वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें देखना, क्योंकि हम लोगों से वो नहीं पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि वैसे तो अपॉइंट कर दिया गया है, तो अपने को इसमें हम ऐसा है कि हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है NIPFP की फुल फॉर्म। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि हाल ही में उनका चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है, तो उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2013 से पहले इनके पास नेशनलिटी जो थी उर्जित पटेल के पास, वो थी केन्या की। कहाँ की थी? केन्या की नेशनलिटी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2013 जनवरी के अंदर इनको क्या है, जनवरी 2013 के अंदर इनको क्या है, इंडियन नेशनलिटी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद इनको क्या है, RBI के गवर्नर बना दिए गए। और सन 2016 के अंदर क्या है, इन्होंने 2013 नहीं 2016 लिखना है यहाँ पे। 2016 के अंदर इनको गवर्नर बनाया गया था भाई, है ना, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। 2016 के अंदर इनको क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, किसकी जगह? तो रघुराम राजन जो थे उनकी जगह इनको गवर्नर बनाया गया था। इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टेक हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये NIPF जो है ना, तो इनके जो चेयरमैन हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कौन बन गए हैं, उर्जित पटेल। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिसर्च सेंटर है, या फिर क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी जो एक तरह से, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एरियाज वगैरह है, इनके बारे में यानी कि क्या है, सरकार की हेल्प करता होता है। ये एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास दिया गया है इंडियन ऑफिशियल अटेंड 32nd वर्चुअल EAG प्रिलिमिनरी मीटिंग 2020 लीड बाय FATF। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने काम आने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम enforcement agencies have participated 32nd special Eurasian group of combating money laundering and financing of terrorism, यानी कि EAG प्रिलिमिनरी मीटिंग 2030 जो किसके द्वारा करवाई गई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। है क्या चीज़? ध्यान से सुनना कि इसके अंदर अगर हम बात करें ये किसके द्वारा, यानी कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी ऑनलाइन। इसको चेयर किसने किया? ठीक है, तो इसको चेयर किया है, नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, रशियन फेडरेशन के एक पर्सन हैं जिनका नाम है मिस्टर यूरी चिखांजिन। मिस्टर यूरी चिखांजिन, ये आप लोगों ने याद में रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ में बहुत सारे भी लोग थे तजाकिस्तान से पर्सन, ना टोटल यानी कि बहुत सारे लोगों ने क्या है, इस कोविड-19 जो चल रहा है इसके तहत क्या किया है, एक वर्चुअल मीटिंग की है। ठीक है, ये है क्या चीज़ एक्चुअल में? ये फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म क्या है? ध्यान दीजिए, एक तरह से मीटिंग होती है जिसके अंदर क्या है, डिसीजन लिया जाता है ऐसे लोगों को, यानी कि क्या है, FATF द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें क्या है, जो देश यानी कि
टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, यानी कि जो क्या है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस देश को क्या है कि अलग अलग क्या करता है लिस्ट के अंदर रखता होता है। जिसके अंदर अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये ग्रे लिस्ट के अंदर है। कौन सी लिस्ट में है पाकिस्तान? ग्रे लिस्ट में। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पाकिस्तान जो है वो यानी कि क्या है कि फंड प्रोवाइड करवाता होता है। तो अगर ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट वगैरह में आ जाता है तो उसके बाद से क्या है कोई भी देश इसकी सहायता नहीं करता, क्योंकि इसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि अपने फंड का यूज किसके लिए करता है तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये कौन सी में है? ग्रे लिस्ट में आतंकवाद कौन? पाकिस्तान। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि ये जो एक तरह से मीटिंग हुई है, ठीक है, इसमें यानी कि कौन कौन से पर्सन थे जिन्होंने यानी कि क्या है इसको एक तरह से भाग लिया। तो उसके अंदर इंडिया, ठीक, इंडिया, उसके साथ में रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस, ये इतने देशों ने इसके अंदर भाग लिया। ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं एसोसिएट मेंबर है किसके? FATF के। ठीक है, अब FATF की बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है वो है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके टोटल मेंबरशिप सदस्य देश कितने हैं? तो 39 मेंबर है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम जो है उनका नाम लिख लीजिए जांगमिंग लियू। ठीक है, ये इसके कौन है? प्रेसिडेंट है किसके? ये डिपार्टमेंट के जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ सकती है, न्यूज़ में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। 1 बिलियन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वायलेंस एनुअली एज कंट्रीज फेल टू प्रोटेक्ट देम, यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ऐसे लगभग 1 बिलियन लोग जो है बच्चे जो हैं उनको यानी कि क्या है सेक्सुअली या फिर किसी भी तरीके से फिजिकल, ठीक है, या साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है तो उसके खिलाफ क्या है उन बच्चों को बचा नहीं पाते हैं, उनको यानी कि क्या है प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो किसने बताई है? UN ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल क्या है स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 जारी की गई है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ काइंड इट्स रिपोर्ट जो है वो UN द्वारा क्या है जारी की गई है, जिसके अंदर क्या है ये चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल क्या है लगभग WHO और यूनिसेफ और यूनेस्को इनके द्वारा क्या है ये ऐसे अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं बच्चों को बचाने। किसके द्वारा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, इसके द्वारा भी क्या है ऐसे कुछ कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये तीनों द्वारा ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोग्राम चलाया था इंस्पायर। क्या चलाया था? इंस्पायर। ये अगर मैं बात करूं तो टोटल 155 कंट्रीज़ के अंदर चलाया था, जिसमें इंस्पायर की फुल फॉर्म जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप सुन लीजिएगा। आई को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। एन का मतलब होता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। एस का मतलब सेफ इन्वायरमेंट्स। ठीक है, सॉरी, और उसके बाद पी का मतलब होता है पेरेंट एंड उसके बाद आई का मतलब होता है इनकम एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथिंग। आर का मतलब रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सर्विस। एंड ई का मतलब होता है लास्ट जो है अपने पास, इसका मतलब होता है एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। इंस्पायर एक प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, ये प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोग्राम को लगभग 155 कंट्रियों ने अपनाया। ठीक है, जिसके अंदर क्या है क्या करना था, ये ग्लोबल स्टेटस के अनुसार बात करें तो बहुत सारे ऐसे यानी कि क्या है कि लगभग 1 साल के अंदर यानी कि क्या है 1 बिलियन बच्चे हैं जिनको वो क्या है इन चीज़ों से बचा नहीं सकते। तो इसको बचाने के लिए क्या है ये एक प्रोग्राम चलाया गया था। प्रोग्राम के अनुसार क्या है लगभग 40,150 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2017 के अंदर थे, लेकिन इस समय जो है डाटा जो है कुछ ना फिजिकली, सेक्सुअली, और अब ये रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ गई है। सबको मिलाकर कितना है 1 बिलियन है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यूनेस्को की मैं बात करूं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ था, यूनेस्को का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है तो लिख लीजिएगा पेरिस। ठीक है, और उसके बाद इसके यानी कि हेड का नाम लिख लीजिए ऑड्रे ऑजुले। नाम बड़े अजीब है, याद रखना।
ठीक है, पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, टोटल मेंबर सदस्य देश की बात करें तो 193 मेंबर है इसके, किसके, यूनेस्को के। ठीक है, ये यूनेस्को कंप्लीट हुआ। उसके बाद यूनिसेफ की बात करें तो हेड ऑफिस है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, कहाँ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम वैसे इम्पोर्टेंट तो है, पूछा भी जा सकता है, हेनरिटा होल्समैन फोरे। ठीक है, HS फोरे। ठीक, उसके बाद WHO की बात करें तो जिनेवा इसका हेड ऑफिस है, सॉरी जिनेवा, और टेड्रोस एधनॉम हेड है, टेड्रोस एधनॉम हेड है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपके लिए बहुत काम की है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया गया है कि ओडिशा राजा परबा सेलिब्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड, यानी कि एक क्या है कि फेस्टिवल है राजा परबा। ठीक है, या इसको कहते हैं राजा फेस्टिवल। राजा परबा ऑफ ओडिशा इज़ अ 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून, यानी कि आता है 14 जून टू 16 जून, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ मानसून। On this day, people celebrate menstruation and womanhood based of the belief that Mother Earth menstruate for 3 days, which is considered as a sign of fertility। यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक तरह से ट्राइबल जो एरिया है, ठीक है, ट्राइबल प्रैक्टिस की तरह तहत क्या है इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है नॉलेजिंग अगेंस्ट क्या है कि कुछ मेंस्ट्रुएशन वगैरह उसके तहत क्या है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन भी है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सेलिब्रेशन प्रभा की बात करें तो ये एक तरह से क्या है राजा और उड़िया के अंदर हम है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको एक नाम और दिया गया है, पहली राजा। क्या नाम दिया गया है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली राजा भी बोला जाता है। ठीक है, पहली राजा, रजा बोलते हैं इसको ना। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत इस फेस्टिवल को जो है वो बनाया जाता है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि राजा फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ओडिशा के अंदर। कहाँ बनाया जाता है, ओडिशा में बनाया जाता है। ठीक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल। और यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट न्यूज़ की। क्या दिया गया है अपने पास, जैसा कि लिखा हुआ है कि नीति आयोग क्या है कि एक ऐसा पैनल बनाने जा रहा है जिसको लीड करेंगे अमिताभ कांत, जिसके तहत अगर बात करें किसके लिए कि डेवलप जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स के लिए, जिसमें अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा स्पेशली ये नीति आयोग द्वारा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग का फाउंडेशन 2015 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था, पहले अपने 5 ईयर प्लान जो चलते थे उसको खत्म करके वो नीति आयोग बना दिया था। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, इसके तहत अगर हम बात करें तो ये थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म ए हाई पावर्ड कमेटी ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, कुछ जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा, अंडर द लीडरशिप ऑफ CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प माइग्रेंट लेबर्स एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि इन लोगों के लिए क्या है कि हेल्प की जाए, उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए क्या है ये जॉब प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा। जॉब प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी तो AI को बढ़ावा मिले, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो स्किल सेंटर्स, एक्सटर्नल पार्टनर्स, जिसके साथ साथ में क्या है न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो है उनको पता चले, जॉब सीकर्स हो। ठीक है, ये सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्या है बढ़ाकर क्या है ये रखा गया है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नीति आयोग का जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी अगर मैं बात करूँ नीति आयोग का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। ठीक, और इसका जो चेयरमैन है उनके नाम है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इसका चेयरमैन हमेशा कौन रहेगा, PM रहेगा। कौन रहेगा, PM। तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके CEO का नाम अमिताभ कांत जैसे अपने पास दिया गया था।
ठीक है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो इसके वाइस चेयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। चलिए ये अपनी न्यूज़ थी। अभी अगर बात करें तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे यानी कि इंपॉर्टेंट डेज जो अभी हाल ही में बनाए गए थे, जैसा कि अपने पास दिया गया है। सबसे पहले कौन सा तो लिखा हुआ है, हाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020 जून 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाया जाता है। तो इस साल भी मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? तो एवरी एक्शन काउंट। क्या थी? एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये एक तरह से क्या है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की बात करें तो ये जून 2001 से बनाया जा रहा है। कब से बनाया जा रहा है? 2001 से बनाया जा रहा है। उसके बाद रेगुलर जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो UNHCR द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? UNHCR। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया द्वारा इसकी पहल की गई थी सन 2015 से, यानी कि 2015 से 21 जून को बनाया जा रहा है। इस साल ये जो है वो यानी कि 2020 का भी बनाया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये योगा डे जो है वो घरों में रहकर बनाया गया है, यानी कि कहीं पर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो इस साल की जो थीम है वो क्या रखी थी? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा एट होम। ठीक है, अब वर्ल्ड अगर हम बात करें म्यूजिक डे, तो ये भी 21 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1981 से इसको क्या है, सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है। होप सो आप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आपके आइडियाज़ हमें देते रहें। आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए, हम आप लोगों के साथ में पूरा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।